गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले हमने हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर लर्न किया है जिसका नाम था द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ये यूरोप का एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंस था और बिफोर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो बिफोर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या कंडीशंस थी वो हमने देख ली। अब हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इसका नाम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। अब इस लेसन का फर्स्ट पार्ट जो है द एज ऑफ सोशल चेंज। इन द प्रीवियस चैप्टर वी रीड अबाउट द आइडिया ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी। तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के गिफ्ट थे वर्ल्ड के लिए और ये आइडिया जो है वो पूरे यूरोप में आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन दे सर्कुलेटेड। दूसरी बात है ये एक प्रकार का चेंज बना जाएगा और उसी के कारण फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कारण क्या हुआ है कि सोसाइटी का पहले जैसा स्ट्रक्चर था उसमें 3 स्टेट्स थे। देखिए कि जैसे क्लर्जी है, नोबिलिटी है, तो उसमें भी हम ड्रामेटिकली चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार का एक फीलिंग जो है, एक पॉसिबिलिटी जो है वो लोगों के मन में निर्माण हुई। तीसरी बात है कि बिफोर द 18th century देयर वाज अ स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। इन दिस सोसाइटी देयर वेर मेनी डिविजन्स। अब चेंज क्या हुआ है कि लोगों को अब समझ में आने लगा है कि ये सभी जो इनइक्वालिटी है उसको हमें खत्म करना चाहिए। चर्च हो, चाहे नोबिलिटी हो या फर्स्ट स्टेट हो, इन लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए और उसी के साथ साथ इनका इकोनॉमिक और सोशल जो कंट्रोल समाज में होता है वो नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार का चेंज जो है ये यूरोप में पहले हुआ। उसके बाद पूरे वर्ल्ड में इस प्रकार के चेंजेस के बारे में सोचा जाने लगा और लोग जो है उसके लिए कुछ ना कुछ काम करने लगे। भारत में भी राजा राम मोहन रॉय और दूसरे हैं डेरोजियो। तो इन लोगों ने इसके बारे में जनता को जागरूक किया। There were some groups in a society of Europe, those who wanted a complete transformation in the society, means सोसाइटी में पूरी तरह से चेंज होना चाहिए। इस प्रकार के ग्रुप में आते हैं लिबरल्स, दूसरे होते हैं कॉन्जर्वेटिव्स और उन्हीं को उसमें से एक है रेडिकल्स। तो लिबरल्स को ही रेडिकल्स भी कहा जाएगा। तो लिबरल्स क्या चाहते थे कि चेंजेस होने चाहिए। दूसरी बात है कि पूरे यूरोप के जो राष्ट्र बन गए हैं वहां पर पूरी तरह से एक ही रिलीजन होना चाहिए। ओनली वन रिलीजन इज देयर इन द कंट्री। तीसरी बात है कि जो डायनेस्टिक रूलर्स है उनकी अनकंट्रोल्ड पावर को उनका अपोज था। उसके साथ साथ ये लोग जो है इलेक्टेड पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंट के लिए आर्ग्यूमेंट करते थे कि उसके साइड में थे कि इस प्रकार की पार्लियामेंट होनी चाहिए जहां पर लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। तीसरी बात है कि वेल ट्रेन्ड जुडिशियरी जो है वो वहां पर इंटरप्रेट करनी चाहिए जो भी काम होगा उसमें, और उसी के साथ साथ इंडिपेंडेंट ऑफ रूलर्स एंड ऑफिशियल्स, यानी जुडिशियरी जो होगी वो ऑफिशियल्स और रूलर से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। लेकिन ये लोग जो है पूरी तरह से डेमोक्रेट्स नहीं थे। इसका मतलब क्या है कि उनको राइट टू वोट नहीं चाहिए था। केवल जिनके पास प्रॉपर्टी है ऐसे ही मेन को वोट और राइटिंग वोट जो है, राइट टू वोट जो है वो ये देना चाहते थे। तो इस प्रकार के ग्रुप को लिबरल्स कहा जाता है। अब दूसरा ग्रुप है रेडिकल्स। तो रेडिकल्स ऐसा ग्रुप था कि जो चाहता था कि पॉपुलेशन जो है, कंट्रीज पॉपुलेशन जो है उसकी मेजॉरिटी के बेस पर गवर्नमेंट होना चाहिए। ये पहली बात है। दूसरी बात है
उसमें से बहुत से लोग जो है ये वुमेन के राइट टू वोट को सपोर्ट करते थे, मीन्स सफ्रेज जिसको कहा जाता है, उसके मूवमेंट को सपोर्ट करते थे। तीसरी बात है कि ये लोग जो है वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स और जो ग्रेट लैंड ओनर्स है, फैक्ट्री ओनर्स और ग्रेट लैंड ओनर्स, तो इनके जो महत्व है, प्रिविलेजेस है, उसको वे अपोज करते थे। अब इसके साथ साथ प्राइवेट प्रॉपर्टी को उनका विरोध था लेकिन ये किसी थोड़े से समुदाय के हाथ में प्रॉपर्टी के कॉन्सेंट्रेशन के अपोज करते थे या उसको विरोध करते थे। अब तीसरा ग्रुप है कंजर्वेटिव्स या कंजर्वेटिव्स, उनको उदारवादी भी कहा जाता है। अब कंजर्वेटिव्स मीन्स ये अगेंस्ट थे रेडिकल्स और लिबरल्स के, और उसी के साथ साथ फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद इनका भी माइंड सेटअप थोड़ा चेंज हो गया कि वो भी चाहने लगे हैं कि सोसाइटी में कुछ मात्रा में चेंजेस होने चाहिए। अर्लियर इन द 18th सेंचुरी दे डिडंट वांट टू चेंज द सोसाइटी, लेकिन 19th सेंचुरी तक आते आते उनके मन में भी चेंजेस के प्रति एक प्रकार का सपोर्टिंग इस प्रकार का रवैया आने लगा है। और ये बात है कि उन्होंने सोशल चेंजेस को एक्सेप्ट किया, लेकिन उन्होंने क्या बताया कि हमें चेंजेस तो करने हैं लेकिन पास्ट को भी रिस्पेक्ट करना है, और उसी के साथ साथ चेंजेस करने की जो प्रोसेस होंगी वह स्लोली होनी चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। अब यहां हम देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस होने लगे। पहली बात है कि दिस पॉलिटिकल ट्रेंड्स वेयर साइंस ऑफ न्यू टाइम। अब ये टाइम है कि जहां पर यूरोप में सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस होने लगे थे। इसी के साथ साथ नए नए सिटीज निर्माण हो रहे थे और इंडस्ट्रियल रीजन्स भी डेवलप हो रहे थे। रेलवेज एक्सपांडेड एंड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है ये अकर हुई। तो इस प्रकार से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद टाउन्स में क्या होने लगा है कि जो मेन है, वुमेन है और चिल्ड्रन है, इन लोगों को फैक्ट्री में काम मिलने लगा है। लेकिन क्या था कि वर्किंग आवर्स बहुत लंबे थे और वेजेस बहुत कम थे। इस वजह से क्या है कि जब मजदूरों की डिमांड कम होती थी, ऐसे समय अनएम्प्लॉयमेंट जो होता था वो ज्यादा बढ़ता था। अब इसी के साथ साथ सिटीज में पॉपुलेशन ज्यादा आने लगी, इस वजह से हाउसिंग और सैनिटेशन के प्रॉब्लम्स बढ़ गए, और इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बारे में लिबरल्स और रेडिकल्स जो है वो उसके लिए सॉल्यूशंस ढूंढ रहे थे। बाय द मिड 18th सेंचुरी, अभी हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर जा रहे हैं। इसका शीर्षक है द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप, जिसमें सोशलिज्म ये एक न्यू आइडियाज का वेल नोन बॉडी जो है वो वाइड स्प्रेड अटेंशन का केंद्र बना है। ये घटना जो है मिड 18th सेंचुरी की है। अब सोशलिस्ट जो है वे क्या थे कि इंडिविजुअल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे। उनका मानना था अगर किसी एक व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी सेंट्रलाइज हो जाती है तो वो केवल खुद के गेन को देखता है, प्रॉफिट को देखता है। लेकिन प्रॉपर्टी अगर पूरे सोसाइटी की मीन्स होल सोसाइटी के सेंट्रल में होगी, उनके पास होगी, तो क्या होगा, वो सभी सोसाइटी के इंटरेस्ट के बारे में सोचेंगे। मीन्स इंटरेस्ट ऑफ होल सोसाइटी, दे कैन थिंक about their welfare or their interest. They wanted change and campaign for it. Socialists have different visions of the future. जैसे कि अब उसमें से कुछ लोग जो है कोऑपरेटिव की
आइडिया पर बिलीव करते थे। उसमें से एक नाम है रॉबर्ट ओवेन। ये एक लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर था और उसने ही सॉट टू बिल्ड अ कोऑपरेटिव कम्युनिटी कॉल्ड न्यू हार्मनी इन इंडियाना। तो इंडियाना ये यूएसए का एक प्रोविंस है या प्रांत है। अब दूसरे सोशलिस्ट जो है ये ऐसा मानते थे कि कोऑपरेटिव जो है कुड नॉट बी बिल्ट ऑन अ वाइल्ड स्केल, मीन्स बहुत बड़े पैमाने पर कोऑपरेटिव या सहकारी जो है वो स्केल के इंडस्ट्रीज जो है वो नहीं होने चाहिए और केवल छोटे से लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर इस प्रकार के कोऑपरेटिव बनने चाहिए। अब इसके साथ साथ उन्होंने डिमांड किया है कि गवर्नमेंट ने कोऑपरेटिव सोसाइटीज को एनकरेज करना चाहिए। अब फ्रांस में लुई ब्लैंक नाम का एक पर्सन है जिसने क्या कहा है कि गवर्नमेंट ने ही कोऑपरेटिव को एनकरेज करना है और उसके बजाय, मीन्स उसके बदले में कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस जो है उनको साइड में करना है, यानी उनको, उनके जो उद्योग है उनको खत्म करना है। तो इस प्रकार के एसोसिएशंस जो है ये क्या करते हैं कि प्रोडक्शन करते हैं, उसके बाद जो भी प्रॉफिट होता है वो सब मिलकर बांट लेते हैं और इस प्रकार से उनका काम जो है ये टुगेदर दे कैन प्रोड्यूस गुड्स। Karl Marx and Friedrich Engels, they were also socialist people. They added other ideas to this socialists about socialism by their arguments. अब मार्क्स ने क्या आर्ग्यूमेंट किया है कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी वॉज कैपिटलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट क्या करते हैं, उनका खुद का कैपिटल होता है, दे ओन देयर कैपिटल एंड इन्वेस्टेड इन फैक्ट्रीज। अब फैक्ट्री में इन्वेस्ट करने के बाद उनको प्रॉफिट चाहिए, वो पूरा प्रॉफिट खुद ही लेते, लेकिन ये प्रॉफिट किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, तो वो वर्कर्स द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ गुड्स के द्वारा उनको ही प्रॉफिट मिलता है। और इसी कारण के साथ कि वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन जो है वह इन फैक्ट्री ओनर्स द्वारा किया जाता है और इसी कारण से वर्कर्स की जो सिचुएशन है, कंडीशन है, वो इम्प्रूव नहीं हो पाती। और इसी वजह से उसका मानना था कि इन वर्कर्स ने क्या करना है कि ओवर थ्रू द कैपिटलिज्म, या इस प्रकार की जो प्रवृत्ति है उसको ओवर थ्रू करना है और उसके साथ साथ प्राइवेट प्रॉपर्टी को खत्म करना है। तो ये कार्ल मार्क्स के विचार है और इसलिए अगर उनको अपने एक्सप्लॉयटेशन से अपने आप को मुक्त करना है तो उन्होंने पूरे समाज के लिए इस प्रकार की सोशलिस्ट सोसाइटी जो है उसको स्थापन करना चाहिए और उस पर पूरी तरह से सोसाइटी का कंट्रोल होना चाहिए।